शुरू होती है वहाँ से। 12 जून 2017 अचानक मुंबई के अंधेरी इलाके में अंबोली पुलिस स्टेशन है, वहाँ एक कॉल आता है। कॉल करने वाला बताता है कि एक वहाँ पे 4 बंगला है, SRA भैरवनाथ हाउसिंग सोसाइटी, उसकी 5वीं मंजिल के यानी 5th फ्लोर के रूम नंबर 503 में से बहुत बदबू आ रही है। पुलिस कॉल रिसीव करती है, पुलिस की एक टीम जाती है, स्पॉट पे पहुंचती है। अब वो एक सोसाइटी, पुलिस वहाँ जब पहुंची तो देखा कि जो रूम का डोर है, रूम नंबर जो फ्लैट नंबर 503 वो बंद है। आस पड़ोस से लोगों से पूछा गया तो पड़ोसियों ने बताया कि इस फ्लैट में एक एक्ट्रेस है जिसका नाम है कृतिका उर्फ ज्योति चौधरी, वो रहती है। तो शुरुआती पूछताछ हुई कि इस वक्त कौन है, कोई है वो भी नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि घर के अंदर कोई ना हो। तो मुंबई में और इस तरह के जो एक्ट्रेस हैं, इन लोगों के जो रूटीन होता है वो बड़ा अजीब सा होता है। कभी कभी लेट नाइट शूटिंग होती है या पूरी रात नहीं आते हैं, 2-2 दिन तक शूटिंग पे होते हैं। तो एक नॉर्मल रूटीन हुआ करती थी। तो पड़ोसियों ने कोई भी इतना ध्यान नहीं दिया कि इस घर में कोई आया है, कब आया, कितने बजे आया, आया भी कि नहीं आया। तो पुलिस ने जब सबसे पूछताछ कर ली तो उसके बाद अब दरवाज़ा खोलने की बारी आई। पड़ोसियों को बुलाया गया, चाबी थी नहीं और कोई, तो उनकी मौजूदगी में उस दरवाजे को तोड़ा गया। जैसे ही दरवाज़ा टूटा, अंदर से बदबू का एक तेज़ झोंका आता है और सारे पुलिस वाले और जो पड़ोसी थे चश्मदीद के तौर पर, वो अपने नाक को ढक लेते हैं रुमाल से। पुलिस टीम इसके बाद अंदर दाखिल होती है। जब पुलिस अंदर दाखिल होती है तो उस फ्लैट में जाने के बाद एक लड़की की लाश पड़ी थी और उस पूरे कमरे से ऐसा पता चल रहा था कि यहाँ पे कुछ झगड़ा हुआ है और हाथापाई हुई है। अंदर लाश के सर पे गहरे चोट के निशान थे, खून के निशान थे कमरे में, और लाश की हालत ये बता रही थी कि इसको मरे हुए कम से कम 3-4 दिन हो चुके हैं, क्योंकि लाश सड़ने लगी थी, बदबू आ रही थी। पुलिस को एक चीज़ चौंकाती है, उस कमरे में, जिस कमरे में ये लाश थी, 19 डिग्री पे AC ऑन था और AC चल रहा था लगातार। अब लाश की हालत, बदबू, पड़ोसियों के बयान, गार्ड के बयान, उन सबको देखते हुए कि कत्ल 3-4 दिन पहले हुआ है और जाहिर सी बात है इन 3-4 दिनों में कोई आया नहीं, तो AC 3-4 दिनों से 19 डिग्री तापमान पे चल रहा है। पुलिस ने उसके बाद तमाम तलाशी ली कमरे की, तो बेड पे एक सफ़ेद पाउडर सा कुछ दिखाई दिया। पुलिस ने उस पाउडर को उठाया और उसको जांच के लिए बोला कि बाद में भेजेंगे। और तलाशी ली, कमरे में कुछ तस्वीरें भी मिली। उसमें से एक तस्वीर जिसके ऊपर तारीख भी थी, वो 3-4 दिन पुरानी थी। शायद कृतिका का बर्थडे था, उस बर्थडे के सेलिब्रेशन का था। उसमें 2 लड़कियां, 3 लड़के उस तस्वीर में, सभी खुश खुश दिखाई दे रहे हैं। तो पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उसके मोबाइल वहीं पे थे रूम में। मोबाइल में से कुछ नंबर निकाले और पता चला मॉम, डैड, इससे नंबर जो फीड होते हैं। तो घर वालों को फ़ोन किया। घर वाले हरिद्वार में रहते थे, उत्तराखंड के। उनको बताया गया। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और सांता क्रूज के कालिया लैब में उस सफ़ेद पाउडर को चेक करने के लिए भेज दिया जो उस बेड पे मिला था जिस कमरे में लाश थी। अब पुलिस करीब 200 लोगों से पूछताछ करती है, कॉलोनी के पूरे गार्ड। और इस दौरान में कुछ ऐसा हुआ था कि कुछ ऐसी एक्ट्रेस की 1-2 कहानी आई थी मुंबई से, जिसमें गार्ड जो है किसी एक्ट्रेस की खूबसूरती पे फिदा हो गया और वो एक तरफा इश्क में पड़ गया और उसने फिर मर्डर कर दिया। तो पुलिस को लगा कि ये मामला ताज़ा था कि इसमें भी कहीं एंगल तो नहीं है। तो पुलिस ने पूछताछ शुरू की, करीब 200 लोगों से पूछताछ कर ली, लेकिन कोई ऐसा सबूत नहीं मिला कि उस सोसाइटी का कोई गार्ड या कोई और लोग वहाँ पे इन्वॉल्व हो। अब पुलिस की तफ्तीश जारी थी, पर कोई ऐसा सबूत नहीं मिल रहा था जिससे कातिल तक पहुँचा जा सके। पुलिस ने CCTV फुटेज भी उस सोसाइटी के खंगाले, उस फ्लोर पे आने वाले तस्वीरें भी देखी, लेकिन जो कृतिका का रूम था 503, वहाँ तक कोई CCTV कैमरे की डायरेक्ट ऐसी नहीं थी रीच जिससे उसके कमरे में कोई जा रहा आ रहा है ये पता चल सके।
ज़ीरो इन पुलिस ने एक तस्वीर में 2 लोगों को देखा था, थोड़े से सस्पिशियस लगे, लेकिन उनका चेहरा साफ नहीं मिला और ये भी नहीं मिला कि वो कृतिका के कमरे तक गया था कि नहीं गया था। तो ये सारी चीज़ें तफ्तीश में चल रही थी और पुलिस अपनी जांच कर रही थी। इस बीच में फैमिली आती है कृतिका की, मुंबई पहुंचती है हरिद्वार से और बॉडी सौंप दी जाती है, वो अंतिम संस्कार करते हैं। फिर पुलिस माँ बाप से पूछताछ करती है। माँ बाप से जब पूछताछ होती है तो उसके बाद फिर कृतिका की पूरी कहानी धीरे धीरे करके सामने आती है। उत्तराखंड के हरिद्वार की रहने वाली कृतिका ज्योति चौधरी, स्कूल टाइम से ही उसको एक्टिंग का शौक़ था। स्कूल कॉलेज में हमेशा प्ले करती थी और फिर माँ बाप की इनके पिता जो हैं वो बहुत वहाँ के एक सम्मानीय शख्स, अच्छे पैसे वाले। बेटी की ज़िद के आगे, हालांकि उनकी ये थी कि ये पढ़ लिख के कोई अच्छी नौकरी करे, यूपीएससी या बाकी जगह जाए, डॉक्टर इंजीनियर बने, लेकिन कृतिका की ज़िद थी कि उसको एक्टिंग करनी है। तो माँ बाप ना चाहते हुए भी उसे मुंबई भेजने को तैयार हो जाते हैं। वो मुंबई पहुंचती है। मुंबई पहुंचने से पहले वो अपने प्रोफाइल बनाती है, पिक्चर, और वो सारी तस्वीरें जो मॉडलिंग एजेंसियां हैं वहाँ भेजती है। कोशिश जारी रहती है। कुछ जगहों पे कामयाबी मिलती है, उसको मॉडलिंग के छोटे मोटे असाइनमेंट मिलने शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे इस मॉडलिंग के ज़रिए उसका सपना था कि वो बड़े पर्दे पर आए। कोशिश जारी थी, वक्त बीत रहा था, लेकिन कृतिका को कोई कामयाबी नहीं मिल रही थी और उसे लग रहा था कि अब ज़्यादातर मॉडलिंग के ही ऑफ़र आ रहे थे और मॉडलिंग की पेशे में उसकी अच्छी खासी चल रही थी, अब काफ़ी काम मिल रहा था, लेकिन वो मॉडलिंग करना नहीं चाहती थी, मॉडल बनने नहीं आई थी, उसको एक्ट्रेस बनना था। तो धीरे धीरे उसने कहा कि अगर मैं मॉडलिंग ज़्यादा इस तरह से करने लगूंगी तो मुझे फिल्मों में शायद कम काम मिले। तो उसने मॉडलिंग के असाइनमेंट भी धीरे धीरे लेने छोड़ दिए और वो अपने हर जगह प्रोफाइल और पिक्चर, ये सारी चीज़ें जितने डायरेक्टर प्रोड्यूसर होते उनको देना शुरू कर दिया। कोशिश जारी थी लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही थी, कोई बड़ा ब्रेक नहीं मिल रहा था और इसी दौरान में वो थोड़ी हताश निराश भी होने लगी। एक मॉडलिंग के असाइनमेंट के सिलसिले में एक बार उसको ऐसी दिल्ली आना हुआ। दिल्ली में एक बिजनेसमैन था, राज त्रिवेदी। राज त्रिवेदी से इसकी एक मुलाकात होती है कृतिका की। मुलाकात दोस्ती में बदलती है, दोनों में प्यार होता है और कृतिका जो है राज त्रिवेदी से शादी कर लेती है। बट ये शादी साल भर से ज़्यादा नहीं चलती क्योंकि कृतिका के मन में कहीं ना कहीं था कि वो एक्ट्रेस बनने के लिए पैदा हुई है। शादी करने के बाद उसके ये सपने भी टूट ना जाएं। दोनों में इसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा होने लगा। 1 साल के बाद दोनों ने बड़ी शराफत से एक दूसरे के साथ अलग होने का फ़ैसला किया, डिवोर्स लिया और कृतिका वापस मुंबई पहुंच गई अपने सपने को पूरा करने के लिए। इस दौरान में जब कृतिका दिल्ली में थी और राज त्रिवेदी से शादी हुई थी, उसके बाद डिवोर्स हुआ, इसी दौरान एक फंक्शन में कृतिका की मुलाकात होती है एक विजय द्विवेदी नाम के नौजवान से। विजय द्विवेदी से जब मुलाकात हुई तो उसने अपने बारे में सब कुछ बताया और उसने कहा फिर कि बड़े बड़े नेताओं से मेरी जान पहचान है और चाहे वो फिल्म एक्टर हों, एक्ट्रेस हों, प्रोड्यूसर हों, डायरेक्टर हों, इन सब लोगों से मेरी जान पहचान है। तो वो बड़ा इम्प्रेस हुई कृतिका। उसको लगा कि शायद ये विजय द्विवेदी जो है ये उसके सपने को पूरा करने में मदद कर सकता है। अब विजय द्विवेदी लगभग 30 साल उसकी उम्र थी, दिल्ली का रहने वाला था, लेकिन ये एक ठग था और सबसे बड़ी बात ये थी कि इसका नाम द्विवेदी था, विजय द्विवेदी। तो ये हमेशा लोगों से ये कहता था कि ये जनार्दन द्विवेदी का भतीजा है। जनार्दन द्विवेदी कांग्रेस के बहुत बड़े कद्दावर नेता। तो कृतिका को भी इसने ये बताया। जब कृतिका ने सुना कि जनार्दन द्विवेदी का भतीजा है तो वो और भी ज़्यादा इम्प्रेस हो गई। दोनों में फिर धीरे धीरे नज़दीकी बढ़ी। विजय द्विवेदी से अब कृतिका को प्यार हो जाता है, दोनों शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद विजय द्विवेदी कृतिका को लेकर मुंबई पहुंचता है वापस। अब मुंबई में इसको अपनी एक नई ज़िंदगी शुरू करनी थी, फिर से एक्टिंग के फील्ड में। इस बार नसीब काम करता है। मुंबई जाते ही कृतिका को एक फिल्म मिलती है रज्जो, जिसमें हीरोइन थी लीड एक्ट्रेस कंगना रनौत। उस फिल्म में बहुत अच्छा रोल मिला कृतिका को। फिल्म चली, आई, हिट हुई। अब ये पता नहीं हाँ कितनी हिट हुई,
लेकिन उसमें कृतिका के रोल को काफ़ी सराहा गया और ख़ासतौर पे बॉलीवुड में बाकी जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं उन्होंने उसको नोटिस करना शुरू किया। इसी फिल्म पे नज़र पड़ी एकता कपूर की, जो बालाजी टेलीफिल्म्स की ओनर है, और इसके काम को देखते हुए कृतिका के अपने एक नए सीरियल को लॉन्च करने जा रही थी एकता कपूर, परिचय, उसमें कृतिका को रोल दे दिया। तो अब कृतिका को ये हुआ कि एक तरफ टीवी पे काम मिलने लगा, फिल्म रद्द कर चुकी थी, बाकी फिल्म के लिए उसकी डील हो रही थी, लेकिन उधर इसके साथ जो इसका दूसरा पति विजय द्विवेदी, उसके बुरे दिन शुरू हो गए। विजय द्विवेदी ने एक्चुअली कुछ बड़े बड़े जितने लोग होते थे उनको वो ठगता था और जनार्दन द्विवेदी के नाम पे ठगा करता था कि मैं उनका भतीजा हूँ। लोग कहते थे कि बड़ा पॉलिटिशियन है, काम वाम करवा सकता है, कुछ निकलवा सकता है। इस दौरान में एक कांग्रेस के ही बड़े नेता अमरीश पटेल मुंबई में जनार्दन द्विवेदी का भतीजा बनकर विजय द्विवेदी ने अमरीश पटेल को भी बेवकूफ़ बनाया और लाखों रुपए उनसे ठग लिए। अमरीश पटेल को जब अपने लुटने का एहसास हुआ तब अमरीश पटेल ने ये बात बताई बड़े नेताओं को, कांग्रेस के बाकी। उस वक्त पृथ्वीराज चौहान चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, कांग्रेस की सरकार थी। तो जब पृथ्वीराज चौहान को अमरीश पटेल के इस तरह से ठगे जाने की पता चली और नाम आया कि जनार्दन द्विवेदी का भतीजा है, तो उन्हें लगा कि ये बड़ा गलत है, जनार्दन द्विवेदी की भी बदनामी होगी। और वो तब तक पृथ्वीराज चौहान यही समझ रहे थे कि वो सचमुच उसका भतीजा है। तो पहली बार पृथ्वीराज चौहान ने जनार्दन द्विवेदी से बात की और कहा कि आपका एक विजय द्विवेदी नाम का भतीजा, और उसने ऐसे से अमरीश पटेल को चूना लगा दिया। ये अब जमरे जो वो थे जनार्दन द्विवेदी, वो ये सुन के घबरा गए। फिर उन्होंने बताया कि मेरा कोई भतीजा ही नहीं है और विजय द्विवेदी नाम का तो कोई किसी से को मैं जानता तक नहीं हूँ। जब ये बात पता चली तब फिर हुआ कि फिर तो गड़बड़ है। इसी के बाद सीएम पृथ्वीराज चौहान ने इस मामले की जांच मुंबई की क्राइम ब्रांच को दे दिया कि आप इसकी जांच करो। अमरीश पटेल को ठगे जाने की मामला क्राइम ब्रांच ने हाथ में लिया, जांच की, और उसके बाद विजय द्विवेदी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जिस वक्त विजय द्विवेदी को गिरफ्तार किया गया तब वो दूसरा अपना जो शिकार बनाने जा रहा था वो कांग्रेस के एक और ताकतवर नेता जो कॉमनवेल्थ गेम घोटाले में भी फंसे, सुरेश कलमाडी। लेकिन इससे पहले कि वो चूना लगा पाता, क्राइम ब्रांच की टीम पहुंच गई, विजय द्विवेदी को गिरफ्तार कर लिया गया। जब विजय द्विवेदी गिरफ्तार हुआ तब कृतिका को पहली बार अपने पति के बारे में ये सच्चाई पता चली कि वो एक्चुअली विजय द्विवेदी जो है जनार्दन द्विवेदी का भतीजा नहीं है, बल्कि एक ठग है, लोगों को लूटता है। गिरफ्तारी के बाद कृतिका विजय द्विवेदी से डिवोर्स ले लेती है, उसका दूसरा तलाक था, दोनों अलग हो जाते हैं। विजय द्विवेदी को जेल भेज दिया जाता है। अब इधर ये सारी जानकारी मिल गई, पुलिस जांच कर रही है, वक्त पे वक्त निकला जा रहा है, महीना बीत गया, लेकिन पुलिस को कोई क्लू नहीं मिला कि कृतिका का कातिल कौन। अब शक के घेरे में राज त्रिवेदी पहला पति भी है, विजय द्विवेदी दूसरा पति भी है, बाकी और जगह जो पुलिस ने जांच की, लेकिन कहीं से कोई डायरेक्ट लिंक नहीं मिल रहा था। इसी दौरान में उस सांता क्रूज के कालीना लैब की रिपोर्ट आ गई और इस रिपोर्ट में बताया गया कि जो सफ़ेद पाउडर बेड पर लाश के साथ उस दिन मिला था, एक्चुअली वो ड्रग्स है। और वो ड्रग्स ख़ास तौर पर मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के लोगों में बड़ा पॉपुलर है, बहुत सारे स्टार इसको लेते हैं। तो इसका मतलब ये था कि क्या कृतिका ड्रग्स लेती थी। अब ये बात फिर से पुलिस ने जो है कृतिका के माँ बाप से पूछी, तो उनके माँ बाप ने इस बात को कबूल किया, स्वीकार किया कि जब उसे फिल्मों में रोल नहीं मिल रहा था, टीवी में काम नहीं मिल रहा था और पहले हस्बैंड से डिवोर्स हो गया, तो वो डिप्रेशन में चली गई थी और उसी वक्त उसने उसके कुछ दोस्तों की वजह से उसने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया था। अब पुलिस के सामने ये था कि क्या विजय द्विवेदी कातिल है, तो विजय द्विवेदी का उस जिस दिन कत्ल हुआ उस दिन के उसके सारे वो कहाँ हो सकता है, तो पता चला कि भैया वो तो जेल में है। राज त्रिवेदी पता चला वो दिल्ली में है, लेकिन हो सकता है सुपारी किलर या किसी और के ज़रिए से कुछ कर सकता हो। तो सारे कॉल डिटेल, सारी चीज़ें, सब कुछ खंगालनी शुरू की, लेकिन कोई ऐसा लिंक नहीं मिला जिससे इन दो पूर्व पतियों के ऊपर उंगली उठती। पुलिस अपनी जांच आगे बढ़ाती रही, ड्रग्स की बात अब कबूल हो चुकी थी। तभी पुलिस ने फिर फैसला किया कि क्यों ना ड्रग्स सिंडिकेट की तरफ थोड़ा सा जांच की दिशा को मोड़ी जाए और देखा जाए कि कहीं उसका तो कोई लिंक नहीं है। इसके बाद पुलिस ने दोबारा से अब
कृतिका के मोबाइल के कॉल डिटेल को खंगालना शुरू किया। कुछ नहीं मिला। फिर पुलिस ने और मेहनत की। उसने कहा कि 2.5 साल पहले के कॉल डिटेल पे जाते हैं, और ख़ास तौर पे उस वक्त के कॉल डिटेल पे जब उसका पहले पति राज त्रिवेदी के साथ अलगाव हुआ, डिवोर्स हुआ, और वो जो माँ बाप ने बताया था कि उस पीरियड में वो डिप्रेशन में थी और ड्रग्स लेने लगी। तो उस वक्त कौन कौन ऐसे लोग थे जो रेगुलर जिनसे बात हो रही थी। पुलिस ने चेक किया, उसमें ज़्यादातर दोस्त निकले, उसके अपने फिल्म फ्रेटर्निटी के लोग निकले। लेकिन एक नंबर जो पुलिस ने जब उसको खंगाला तो वो एक ड्रग पैडलर का नंबर निकला। पुलिस ने कहा कि इस ड्रग पैडलर का नंबर आने से मतलब ये साफ हो गया कि शायद ये डायरेक्ट डील करती हो ड्रग्स के लिए। जिस ड्रग पैडलर का नंबर इसे पुलिस को मिला था उसका नाम था आसिफ अली उर्फ सनी। अब पुलिस ने आसिफ अली उर्फ सनी से जब पूछताछ करने का फैसला किया तो पता चला कि जब ये मर्डर हुआ, आसिफ अली उस वक्त ड्रग्स के ही मामले में पकड़ा गया था और जेल में था। अब पुलिस को यहाँ पे भी नाकामी हाथ लगी कि इस ड्रग्स पैडलर का अगर हाथ हो सकता है तो फिर वो तो जेल में है। फिर इधर उधर पुलिस भटकती रही, जांच करती रही। इसके बाद अब आसिफ अली के कॉल डिटेल को पुलिस ने खंगालना शुरू किया। तो आसिफ अली का जब कॉल डिटेल खंगालना शुरू किया तो एक और नंबर मिलता है। उसका नाम था शकील एलियस बॉडी बिल्डर। ये भी एक ड्रग पैडलर था। तो जब पुलिस ने इस नंबर को खंगालना शुरू किया, शकील का और इसका, तो फिर कुछ डाउट हुआ। इसके बाद पुलिस ने शकील तब तक जेल से बाहर आ गया था, उसको उठाया और पूछताछ की। बॉडी बिल्डर जो था शकील और आसिफ, दोनों से पूछताछ हुई। पूछताछ में एक नई चीज़ सामने आई। यहाँ पे एक थोड़ी सी गलती भी थी पुलिस की कि जब ये इंसिडेंट हुआ तब शकील जेल से बाहर आ चुका था और पुलिस को ये लग रहा था कि शायद वो जेल में ही है, और उसने शायद झूठ भी बोला। इन दोनों के मोबाइल की लोकेशन उस तारीख को, जिस तारीख को कृतिका का कत्ल हुआ, उसी अपार्टमेंट की तरफ था। तो अब सवाल ये है कि इन दोनों का कत्ल से क्या लेना देना। इसके बाद पुलिस ने फिर अपने स्टाइल में इन दोनों से पूछताछ की। पूछताछ करने के बाद धीरे धीरे कहानी खुली, और जो कहानी थी वो बड़ी अजीब सी थी। कहानी ये थी कि जब कृतिका को काम नहीं मिल रहा था, एक तो मुंबई बड़ी चमकदार दुनिया है, यहाँ पे जितने लोग चमकते हैं उससे ज़्यादा लोग अंधेरे में खो जाते हैं। पता नहीं फिर कई लोग इस तरह की चीज़ें क्यों करते हैं। तो यहाँ पे जब वो हताश थी, निराश थी, कामयाबी नहीं मिल रही थी, पहले पति से अलगाव भी हो गया था, तब वो उसके कुछ दोस्तों की मदद से उसने ड्रग्स लेना शुरू किया। और उसी ड्रग्स लेने देने के दौरान बाद में ये दिन आए कि इसकी डायरेक्ट किसी के ज़रिए कांटेक्ट मिला और वो शकील ड्रग पैडलर से नंबर लिया। शकील से ड्रग्स लिया करती थी। इस दौरान में शकील पकड़ा गया, शकील को हो गई जेल। तो शकील ने इसे एक नंबर दिया था कि अगर कभी इमरजेंसी हो और मैं फ़ोन ना उठाऊँ तो एक दूसरा नंबर है, आसिफ ने उसको नंबर दिया था, चूँकि आसिफ पहले सप्लाई करता था कि अगर मैं कभी फ़ोन ना उठाऊँ तो एक दूसरा है शकील, तुम इसको फ़ोन कर लेना, वो तुमको सामान दे देगा। तो आसिफ जेल में था, इसने फिर शकील को फ़ोन किया, शकील ने उसे ड्रग्स दिया, वो लेती रही। इस बीच में एक बार ऐसा हुआ कि शकील के कुछ पैसे रह गए थे, 6,000 के करीब। शकील ने पैसे मांगे, इसने कहा ठीक है मैं दे दूंगी कृतिका ने, और उसी दौरान में शकील भी अरेस्ट हो गया और वो जेल चला गया। शकील करीब 6 महीने जेल में रहा। 6 महीने के बाद वो जेल से बाहर आता है। जेल से बाहर आने के बाद जब इस तरह के लोग अंदर जाते हैं और कमाई होती नहीं है तो पैसे की भी दिक्कत होती है। तो इसने फिर पैसे मांगे कृतिका से। कृतिका ने कहा 1, 2 दिन, 3 दिन, 2, 4, 5 दिन, 6 दिन गुजर गए, उसे गुस्सा आया। फिर उसने आसिफ से कहा कि यार तुम्हारी क्लाइंट है और मैं दे रहा हूँ, मेरे पैसे नहीं दे रही। तो इसने कहा अच्छा चलो उसके घर चलते हैं, उसी के घर से पैसे ले लेंगे। तो वारदात वाले दिन शकील और आसिफ ये दोनों कृतिका के घर पहुंचते हैं। कृतिका दरवाज़ा खोलती है और ये लोग उससे पैसे मांगते हैं। कृतिका कहती है कि मैं 1 हफ्ते के बाद दे दूंगी। इस पे शकील कुछ उसको उल्टा सीधा बोल देता है। तब कृतिका उसे धमकी दे देती है
कि अगर तुमने ज़्यादा यहाँ कुछ बोला तो मैं एक तो शोर मचा दूँगी, सोसाइटी के लोगों को बुला लूँगी और फिर तुम्हारा अंजाम बुरा होगा। इससे शकील को बहुत तेज़ गुस्सा आ जाता है। वहीं पे एक लोहे का कोई सामान पड़ा था, वो उठाकर उस गुस्से में कृतिका के सर पे दे मारता है। हालांकि जो आसिफ है वो इस झगड़े को शांत करने की कोशिश करता, बचाने की कोशिश करता, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। वो सर में लगा वार जानलेवा साबित होता है। इसके बाद गुस्से में वो फिर और भी कई हमले करता है। कृतिका दम तोड़ देती है। फिर दोनों कृतिका के जितने जेवर पहने हुए थे, जो भी थे, वो सब उठाते हैं। करीब 2200 रुपये थे घर में उस वक्त रखे हुए, वो लेते हैं और एसी को जो है 19 डिग्री टेम्परेचर पे चालू करके और वहाँ से कमरे से बाहर निकल जाते हैं और अपने अपने घर को चले जाते हैं। तो कॉल डिटेल से दो पतियों के ऊपर शक से होते हुए पुलिस आखिर तक असली कातिल तक पहुँचती है। दोनों को फिर जेल भेजा जाता है, मुकदमा चल रहा है। लेकिन आज भी लोग इस बात पे यकीन नहीं करते कि एक एक्ट्रेस जिसको ठीक ठाक काम मिल रहा है, सब कुछ चल रहा है उसका, वो 6000 उधार देने के लिए आनाकानी करे और उसके लिए कत्ल हो जाए। लेकिन पुलिस का कहना है कि उसने हर एंगल से मामले की जांच की, इसके अलावा कोई मोटिव नहीं मिला और इन दोनों ने बार बार यही बयान दिया। तो और बाकी कुछ इसमें मकसद हो सकता है, वो मालूम नहीं।